सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के जनक कौन थे? तो अरस्तु थे। बायोलॉजी के जनक अरस्तु थे, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता था। तो बायोलॉजी के जनक कौन हुए? बायोलॉजी के पिताजी, जीव विज्ञान के पिताजी अरस्तु हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआती में बायोलॉजी में सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता था। स्टार्टिंग में बायोलॉजी में सिर्फ एनिमल्स, जीव जंतुओं के बारे में स्टडी किया जाता था। तो आगे चल के क्या हुआ कि हमारे भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन जिसका नाम है क्रेस्पोग्राफ, एक मशीन क्रेस्पोग्राफ की मदद से, एक मशीन है क्रेस्पोग्राफ, इस मशीन की मदद से जगदीश चंद्र बोस भारत के वैज्ञानिक ने यह बात साबित कर दिया कि जीव जंतुओं में भी, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्पोग्राफ मशीन के जरिए पता लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि जीव, पेड़ पौधों में, प्लांट में भी लाइफ होता है और प्लांट भी वो सभी काम करते हैं जो एनिमल्स, जीव जंतु करते हैं। तो अब यहाँ पे मामला क्या हो गया कि बायोलॉजी को अब पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ा करते थे, लेकिन जब क्रेस्पोग्राफ मशीन से जगदीश चंद्र बोस ने ये बता दिया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होता है, तो इन्हें भी बायोलॉजी में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ से निकल के क्या हो गया कि अब बायोलॉजी को दो पार्ट में स्टडी किया जाने लगा। तो अब बायोलॉजी के दो ब्रांच हो गए। यहाँ से एक ब्रांच यहाँ पे बायोलॉजी के हो गए जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। शुरुआती में तो बायोलॉजी में सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे, लेकिन जब प्लांट को शामिल किया गया बायोलॉजी में, तो अब बायोलॉजी के यहाँ से दो पार्ट हो गए, दो ब्रांचेस हो गए, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। तो जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, यानी जीव जंतुओं के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो उसे जूलॉजी, यानी हिंदी में इसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र भी कहते हैं। इसमें हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट के बारे में। तो शुरुआती में बायोलॉजी में सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता था, तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु थे और यहाँ पे भी एनिमल्स के बारे में ही स्टडी किया जाता है, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं। समझ गए? तो जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हो गए और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के भी फादर, जनक अरस्तु हो गए। और वनस्पति विज्ञान के फादर, जनक, वनस्पति विज्ञान के फादर कौन थे? इसे याद रखने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकी एक फ्रेंड थी। ये जो वनस्पति विज्ञान के फादर हैं, इनके एक दोस्त थी। वो दोस्त इनकी बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहा करती थी। फ्रस्ट्रेट समझ रहे हैं ना? जब आदमी टेंशन में होता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो बोलते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है ना? फ्रस्ट्रेट हो गया है, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है। तो इनकी जो फ्रेंड थी वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से गुजरती थी। तो इसके नाम को याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं इनके फ्रेंड को कि थी वो फ्रस्ट्रेस। आपको याद रखना है, थी वो फ्रस्ट्रेस, यानी वो फ्रस्ट्रेट थी। इसको ऐसे याद रखेंगे कि थी वो फ्रस्ट्रेस। तो आपको याद हो जाएगा इनके फादर का नाम थियोफ्रास्टस, यानी बॉटनी के जनक, फादर ऑफ बॉटनी कौन होगा? थियोफ्रास्टस। इसे याद कैसे रखना है? तो हम याद रखेंगे इनके एक फ्रेंड थी जो बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहती थी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थी वो फ्रस्ट्रेट। अगर ये वर्ड आप बोलते हैं थी वो फ्रस्ट्रेट, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा थियोफ्रास्टस। तो फादर ऑफ बॉटनी हो गए थियोफ्रास्टस। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बायोलॉजी में सबसे पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे, लेकिन आगे चल के प्लांट को भी शामिल कर दिया गया। जब जगदीश चंद्र बोस ने ये बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तो वहाँ से इसे वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा और बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी के भी फादर अरस्तु ही हो गए, क्योंकि बायोलॉजी में शुरुआती में एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे और फिर आगे चल के भी जूलॉजी में सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे, तो दोनों के फादर हो गए अरस्तु। और आगे चल के जब प्लांट को शामिल किया गया बायोलॉजी में, तो दो शाखा निकल गया। दूसरा शाखा हो गया बॉटनी, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी।
तो यहाँ पे इनके फादर हो गए थियोफ्रस्टस। याद कैसे रखेंगे, तो हमें याद रखना है थियोफ्रस्टस। इससे आपको याद आ जाएगा कि यह है थियोफ्रस्टस, वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी के दो पार्ट हो गए। चलिए तो अब आगे बढ़े, इसको मिटा दिया जाए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। और बायोलॉजी की भाषा में इसे साइटो कहा जाता है। बायोलॉजी की भाषा में इसे साइटो कहा जाता है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और जीव विज्ञान की भाषा में इसे साइटो कहा जाता है। तो जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो साइटो से ही ये कहलाता है, इसका अध्ययन यानी स्टडी, अध्ययन मीन्स स्टडी, कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आपको याद रखना है। ओके फाइन, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है। कोशिका की परिभाषा कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि दो शब्द, एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, बस ये याद रखना है। कोशिका क्या होता है, तो ये जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी कि द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड सेल। सेल की परिभाषा क्या हो गई, जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। चलिए अब सेल की खोज की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोशिका की खोज की जब बात करते हैं तो दो बातें सामने निकल के आती है। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। वो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका मतलब मरी हुई कोशिका। इन्होंने मृत कोशिका यानी डेड सेल की खोज की थी। डेड सेल, रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की थी, डेड सेल। ठीक है, और जीवित कोशिका की आगे चल के जीवित कोशिका की खोज की गई थी, जिसको ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, यानी लिविंग सेल, लाइव सेल की खोज इन्होंने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि मरी हुई कोशिका थी, और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। आप याद कैसे रखेंगे कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले आप याद रखिए कोशिका क्या है, बहुत ही छोटी चीज है। कोशिका बहुत ही छोटी चीज है जो हमारे शरीर में पूरा भरा पड़ा है। पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक पूरा कोशिका ही कोशिका, इतनी छोटी होती है। तो आप याद रखेंगे छोटे छोटे चीज जब कहीं पे फंस जाते हैं तो हम उसको क्या चीज से निकालते हैं, हुक से निकालते हैं। तो याद रखिए कि हुक से निकालते हैं। हुक होता है ना, हुक इस तरह से लगाते हैं और निकालते हैं। तो कोशिका की खोज हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगर आपको कंफ्यूजन याद रहे तो आप याद रखिए दो वर्ड, हुक हॉक। आपको याद रखना है क्या चीज, हुक हॉक। हुक हॉक, मरी हुई कोशिका की खोज हुक और जीवित कोशिका की खोज हॉक। हुक से याद हो जाएगा रॉबर्ट हुक, मरी हुई कोशिका की खोज की थी, और जीवित कोशिका की खोज हॉक ने की थी, यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए आप लोग, याद है आपको, बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई कोशिका थी, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये तो हो गई कि कोशिका की खोज किसने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे चल के इसको मिटा दिया जाए, सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो इसके बाद कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने और ल्यूवेनहॉक ने कर दी, लेकिन और वो लोग चले गए। अब इस कोशिका का क्या किया जाए। अब आगे जो वैज्ञानिक आए
उन्होंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया और बहुत ही ज़्यादा जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करने लगे। तो बहुत सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन एवं स्वान। आगे चल के दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान। ये दो वैज्ञानिक आए और कोशिका का पूरा बखिया उधेड़ के इन्होंने रख दिया और बहुत ही गहन अध्ययन किया कोशिका के बारे में, स्लाइडेन एवं स्वान ने। और इन्होंने कोशिका के बारे में जो बातें कही उसे कोशिका का सिद्धांत कहा जाता है। तो इन्होंने कोशिका के बारे में अपने रिसर्च से जो भी जानकारी दिया उसे कोशिका का सिद्धांत कहा जाता है। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने ही कोशिका का सिद्धांत दिया था, यानी सेल थ्योरी, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सीबीएसई वाले बच्चे के लिए, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको। तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी। तो इन्होंने अपने थ्योरी में बताया, जो सिद्धांत दिया, तो इनका कोशिका सिद्धांत क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा, जानना होगा। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी कोशिका से बने हुए हैं। सर से लेकर पांव तक उनका पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है। हमारे शरीर के सारे हर हिस्से में कोशिका भरा पूरा हुआ है, पूरा कोशिका से बना हुआ है। तो ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। शरीर के सारे अंग कोशिका से बने हुए हैं। तो कोशिका सिद्धांत में एक बात ये समझ में आ गई कि पूरा शरीर किससे बना है, पूरा शरीर कोशिका से बना है, पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है। एक बात ये सामने निकल के आया, पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। दूसरा बात इन्होंने कहा कि कोशिका क्या चीज होता है। तो इन्होंने सही से इसको समझाया और बताया कि कोशिका क्या है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाल के कोशिका सिद्धांत में लिखा कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है। यहीं से कोशिका की परिभाषा भी मिल गई कि कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जीव शरीर की, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, उसके रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वो कोशिका है। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी का जो निर्माण हुआ है, ग्रोथ हुआ है, वो सिंगल सेल से हुआ है। सबसे पहले एक ही सेल था, एक सेल से बढ़ते बढ़ते पूरा शरीर कोशिका से बन गया। तो शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी एक सेल से बढ़ करके आगे बढ़ गया है। तो शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, पूरा कोशिका किससे बना है, एक सिंगल कोशिका से, है ना। यानी कि सभी कोशिकाएं, शरीर की सभी कोशिकाएं सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है। शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारा कोशिकाएं आज अगर बना हुआ है तो केवल एक और एक सिंगल कोशिका से ही बन करके इतना सारा कोशिका हो गया है। इसके बाद इन्होंने कहा कि कोशिका का जो निर्माण होता है शरीर के अंदर, वो पहले के मौजूद कोशिका से नई कोशिका बनती चली जाती है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से कोई नया कोशिका आया, जो कोशिकाएं पहले से था उसी से आगे चल के नया कोशिका बनता है। यानी ऑल द सेल्स डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही आगे चल के नई कोशिकाएं बनती चली जाती है। इन्होंने कोशिकाओं में के सिद्धांत में एक बात और जोड़ा कि सभी कोशिकाएं पहले मौजूद कोशिकाओं से बनती है। शरीर की जितनी भी कोशिकाएं बनती है, नई कोई कोशिकाएं नहीं बन जाती है। जो कोशिकाएं पहले से मौजूद रहती है बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, वही कोशिका डेवलप होकर के आगे कोशिकाएं बनती चली जाती है। तो ये स्लाइडेन एवं स्वान ने सेल थ्योरी कोशिका का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि हमारा जितने भी जीवित प्राणी है, जीव जंतु है, उनका पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कोशिका नहीं है, पूरा शरीर में कोशिका है। और उन्होंने कहा था कि कोशिका क्या चीज होती है, तो जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और जितने भी कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, वो केवल एक सिंगल कोशिकाओं से बनते बनते इतना सारा अरबों खरबों कोशिकाएं जीवित प्राणी के अंदर बन जाता है। और चौथी बात इन्होंने कहा कि कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं से ही नया कोशिकाएं बन जाती है।
तो इसको आगे देखेंगे हम लोग तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इसी बीच मैं आप थोड़ा सा देखूं कि आप लोग को याद है कि नहीं। अगर याद है तो कमेंट करके आप तुरंत बताइए कि कोशिकाओं की खोज किसने की थी। जल्दी से बताइए कोशिकाओं की खोज किसने की थी। और जैसे ही कोशिकाओं की खोज की बात करेंगे तो यहाँ पे बात निकल के आती है, एक बात आती है कि जीवित कोशिकाएं और मृत कोशिकाएं। तो सबसे पहले आप बताइए कि मृत कोशिकाएं की खोज किसने की थी। और दूसरा बताइए कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मृत कोशिका और जीवित कोशिका दोनों की खोज किसने की थी, फटाक से बताइए। जल्दी से, हो गया, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। चलिए बहुत सारे बच्चों के जवाब सही आए हैं। जिनके जवाब आपको याद रखने के लिए मैंने क्या कहा था, आपको याद रखना है हुक हॉक। हुक हॉक, हुक, हुक से याद हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका सबसे छोटी चीज है, इसको हुक से निकालते हैं। तो कोशिकाओं, मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। हुक हॉक याद रखना है। ल्यूवेनहॉक पूरा नाम क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, कमेंट करके फटाक से बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी फटाफट बताइए। चलिए फादर ऑफ जूलॉजी बताइए फटाफट जल्दी से, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। बीच बीच में मैं जो पहले बता चुका हूं उस क्वेश्चन को रिवीजन करता रहूंगा और आपसे पूछता रहूंगा और आप कमेंट करके जवाब देते रहिएगा, हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे। चलिए तो मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, फटाक से कमेंट करके जवाब आप भेजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं सेल डिवीजन। इसके बाद हम लोग समझते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी अगर हिंदी में कहें तो कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। इसको हम लोग पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण यानी फिर से बन जाना, फिर से बन जाना, कोशिका विभाजन। तो विभाजन का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि टूटना होता भी है। विभाजन मीन्स किसी चीज का टूट जाना, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में विभाजन का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। यानी कि कोई एक चीज है वो बिखर करके फिर वैसा ही सेम चीज दो ठो बना देता है सेम। तो एक से दो बनता है, दो से चार बनता है, चार से आठ बनता है। तो यहाँ पे क्या होता रहता है कि मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़ता रहता है। इसको हम लोग सेल डिवीजन करते हैं। तो ऐसा दरअसल कोशिकाओं में होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि कोशिका विभाजन का मतलब क्या हुआ। कोशिका का विभाजन का मतलब हुआ कि जब कोई कोशिका जब डेवलप कर जाती है, अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाती है, मतलब पूरा डेवलप हो गया, विकास हो गया उसका, अब उससे आगे नहीं विकास हो सकता है, तो वो टूट करके सेम टू सेम दो कोशिकाओं में बट जाती है। इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। अगर इस पर रटकर मार के अगर किताब में डेफिनेशन देखेंगे तो आपको वहां मिलेगा कि जब कोशिकाएं अपने विकास की चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो वह दो भागों में टूट जाती है। इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई कोशिका है, जैसे देख लीजिए ये एक कोई कोशिका है, ये कोशिका है, ये धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, एकदम इसका डेवलप हो गया, अब इससे ज्यादा ये डेवलप ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो अब ये क्या होगा, इसमें इस तरह की घटनाएं होने लगेगी, इस तरह से ये कोशिकाएं होने लगेगी, इस तरह से ये कोशिकाएं इस तरह से डेवलप होने लगेगी। इसके बाद आगे चल के क्या होगा, ऐसा होगा, फिर आगे चल के क्या हो जाएगा कि ये इस तरह से ये कोशिकाएं अलग होने लगेगी और उसके बाद फिर सेम टू सेम ऐसा ही दो ठो कोशिका बन जाएगा, ऐसा ही दो कोशिकाएं बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि एक सेल है, एक कोशिका थी, अब यहाँ पे एक और दो कोशिकाएं बन गई। इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज एक रोटी है और टूट के दो टुकड़ा हो गया, एक पेन है उसको तोड़ के दो टुकड़ा कर दिया, ऐसा मीनिंग नहीं है। यहाँ पे सेल डिवीजन का मतलब हो गया कि कोई ये कोशिका है, अब ये ग्रोथ कर लिया, अब इससे ज्यादा इसका ग्रोथ नहीं हो सकता है, तो अब ये क्या करना होता है कि इसमें सेल डिवीजन होने लगता है। इसके लिए कुछ प्रोसेस है और उसके बाद ये टूट के दो कोशिकाएं बन जाती है। इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को और बेहतर समझें तो आप जैसे देखते हैं किसी किसी जीव जंतु में बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है, किसी में बहुत कम होता है। जैसे आप छिपकली में देखेंगे तो छिपकली में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, कोशिका विभाजन। अगर आप सेल डिवीजन मतलब पुनर्निर्माण, अगर आप छिपकली की कभी कभी पूंछ कट जाती है या आप उसका पकड़ेंगे तो वो अपना पूंछ तोड़ के भाग जाएगी, तो एक्चुअली में कुछ दिन के बाद जब आप देखेंगे तो उसमें फिर नया एक पूंछ निकल जाएगा। कैसे हुआ भाई, तो ये सेल डिवीजन के कारण हुआ। छिपकली में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर नई कोशिकाएं फटाफट बन जाती है और पूंछ उसका फिर से निकल जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं कई जीवों के साथ होती रहती है। अगर हम मानव की बात करें
तो अब आपको मानव में अगर सेल डिवीजन को और बताएं बेहतर ढंग से, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे शरीर में हमारा ये बॉडी पार्ट है, हमारा ये बॉडी पार्ट है, इसमें सबसे ज्यादा सबसे तेज कह सकते हैं या सबसे ज्यादा, वेरी फास्ट, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होती है? तो लीवर में होती है। लीवर में, LIVER, लीवर में होती है। लीवर जिसको हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं? यकृत। लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन हमारे बॉडी के अंदर, इंसान के बॉडी के अंदर लीवर में होती है। अगर लीवर में किसी तरह का कट फट होता है या कोई खराबी होती है, इसके अंदर इतना तेज कोशिका विभाजन होता है कि बहुत ज्यादा जल्दी से ठीक हो जाता है। इसलिए लीवर को बहुत ही असब पार्ट कहा गया है हमारे बॉडी का। तो इंसान के बॉडी में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं सबसे कम या मंद या धीरे कह सकते हैं, स्लो कह सकते हैं, सबसे स्लो, या आप यूं कहें तो नहीं, कोशिका विभाजन नहीं होता है, जहां सेल डिवीजन होता ही नहीं। सबसे कम यानी 9 के बराबर, यहां सेल डिवीजन होता ही नहीं है। सबसे कम यानी कि नहीं के बराबर हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां सेल डिवीजन होता ही नहीं है। चलिए, उस पार्ट का नाम जान ले हम लोग, वो है ब्रेन। हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन होता ही नहीं है। ब्रेन में मतलब ब्रेन क्या चीज से बना है? न्यूरॉन से बना हुआ है। हमारा पूरा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए अगर हमारे ब्रेन में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है और इसमें चोट फोट लगती है तो जल्दी ठीक होने की संभावना नहीं रहती है। अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार की खराबी होती है तो आदमी सीधा ऊपर। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जब आप ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो, बाइकर्स को, तो आप हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। ज़्यादा धूप में जाए तो छाता लगाए या कैप लगाए, यानी इस खोपड़िया का आपको बहुत ज़्यादा है सो ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये मेन है, सो यहाँ पे ये पूरा पावर हाउस है, ये आपका गड़बड़ाया तो पूरा बॉडी आपका गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन होता ही नहीं है। हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, जो कि ब्रेन हमारा पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है। आगे चलते हैं, तो सब हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। और कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो ब्रेन में। ब्रेन के अंदर क्या चीज से बना हुआ है? पूरा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है। चलिए, तो ये हम लोग कोशिका विभाजन को समझ गए, मोटा मोटी की कोशिका विभाजन क्या होता है। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होती है, और कोशिका विभाजन नहीं होती है, कहाँ नहीं होती है? तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संसार में, यानी वर्ल्ड की बात करें, संसार की बात करूं, इस संसार की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका, ऑब्जेक्टिव में आता है कई बार, इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन है और इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका यानी द स्मॉलेस्ट सेल, और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? इस संसार में सबसे छोटा सेल क्या है और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? कोशिका मतलब सेल। तो सबसे बड़ी कोशिका इस संसार में क्या है? तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच बोलते हैं, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? वो एक सेल है जो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सेल है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर शुतुरमुर्ग का एक अंडा का आमलेट बनाया जाए तो पूरा परिवार उसमें खा सकता है। एकदम गोल सा बड़ा सा अंडा होता है, व्हाइट कलर का, और ये पूरा का पूरा एक कोशिका होता है, जो कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी कोशिका, अब मैं बता दूं आपको कि सबसे छोटी कोशिका इस दुनिया में क्या है। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कहाँ रहता है? तो बैक्टीरिया वायरस में रहता है, जिसको हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह जो बहुत ही अति सूक्ष्म जीव इस धरती पे पाए जाते हैं, उसके अंदर होता है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गई? शुतुरमुर्ग का अंडा इस संसार में, पूरे दुनिया में, और पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या हो गई? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे। मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। अब हम लोग मानव में देखते हैं, इंसानों में, है ना, मानव में, मनुष्य में।
मानव में, मनुष्य में देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका देखेंगे, और हम लोग सबसे छोटी कोशिका देखेंगे, सबसे छोटी कोशिका देखेंगे, और हम लोग यहाँ पे सबसे लंबी कोशिका देखेंगे। 3 चीज देखेंगे, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे बड़ी कोशिका इंसान में के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल में पाया जाता है। वो फीमेल यानी महिलाओं में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, और उस कोशिका का नाम है ओवम। उस कोशिका का नाम है ओवम, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर रहता है, जननांगों के अंदर रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर रहता है ओवम। इसके बारे में जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे बड़ी कोशिका फीमेल यानी महिलाओं में होती है, जिसका नाम है ओवम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो इंसान में ये हो गई सबसे बड़ी कोशिका। किसमें और किसमें पाया जाता है? तो फीमेल में, महिलाओं में। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका इंसान में क्या है? सबसे छोटी कोशिका इंसान में है जो कि मेल में पाया जाता है, जो कि मेल यानी पुरुष में पाया जाता है, जो कि मेल यानी पुरुष में पाया जाता है, और यह फीमेल महिलाओं में। तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, वेरी द स्मॉलेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट इन मेल। ओके, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका का नाम है स्पर्म। अगर हिंदी में इसको कहें तो हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु जो कि पुरुषों में पाया जाता है। स्पर्म, स्पर्म है सो टेस्टिस के अंदर बनता है। ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो जब ये स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो इसी से क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती है। और मतलब इन शॉर्ट कट में कहें कि मतलब एक इंसान को बनने के लिए फीमेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी इस पे जाएंगे हम लोग तो चैप्टर से अलग हो जाएंगे हम लोग टॉपिक से। अभी हम लोग सेल पे डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन पे नहीं। तो सबसे बड़ी कोशिका इंसान में क्या होता है? इंसानों में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका मेल, पुरुषों में पाया जाता है, जिसका नाम है स्पर्म, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और ये तो हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा। लेकिन सबसे लंबी कोशिका, लंबी का मतलब समझते हैं ना? बड़ा मतलब बड़ा और छोटा मतलब एकदम छोटा। एक लंबा मतलब कि उसमें लंबाई बहुत ज्यादा हो, यानी कि लेंथ की अगर बात करें तो इंसान में सबसे लंबी कोशिका जो है उसका नाम है न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका इंसान में है न्यूरॉन। न्यूरॉन, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि न्यूरॉन हमारे बॉडी में कहाँ रहता है? तो ब्रेन में रहता है, यानी दिमाग में। सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। यानी इंसान में अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि सबसे लंबी कोशिका, तो आपको न्यूरॉन बताना है। और पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो अब सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में पाया जाता है, जिसका नाम है ओवम। और सबसे छोटी कोशिका तो पुरुषों में रहता है, उसका नाम है शुक्राणु। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोशिका को देख लिए कि पूरी दुनिया में। चलिए, आप लोग इसको पढ़ने के बाद पीछे याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो देखना जरूरी है। तो जल्दी से आप बताइए मुझे कमेंट करके कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी पर क्या है? जल्दी से बताइए। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या है? इस दुनिया में, अभी मैं मानव के बारे में बता रहा था, सिर्फ मनुष्य के बारे में बता रहा था। अब मेरा क्वेश्चन भी इससे पहले मैं बता चुका हूं कि इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ये मैंने ह्यूमन के बारे में बताया कि इंसान में सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में पाया जाता है, जिसको अंडाणु बोलते हैं, यानी कि ओवम बोलते हैं। और सबसे छोटी कोशिका मेल में पाया जाता है, पुरुषों में, जो कि स्पर्म होता है, शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें, बहुत लंबी, तो वो है न्यूरॉन, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। चलिए, यहाँ तक ठीक है। आप लोग कमेंट करके फटाक से जवाब देते रहिए, और जो पीछे पढ़े हैं उसको भी माइंड में रखिए। ऐसा ना हो कि आगे पढ़ रहे हैं और पीछे भूलते चले जा रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं करता रहूंगा। चलिए, इसी बीच आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, फिर से वो क्वेश्चन दे दीजिए जवाब, और बताइए कि फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? फटाक से जवाब बताइए। मैंने कुछ बताया था, हिंट्स दिया था कि इसको याद कैसे रखना है। याद रखने के लिए कि जो इनके फादर है उनकी एक दोस्त थी, वो कैसी थी? फ्रस्टेस थी। तो दिमाग में लगाइए और फटाक से बताइए कि फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? फटाक से कमेंट कीजिए। चलिए, मैं अब आगे बढ़ता हूं। कोशिकाओं का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, और कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं?
द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, मैं जस्ट बताया था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाक से बताइए। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैं आगे कोशिकाओं के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग कोशिकाओं के स्ट्रक्चर एंड इसके पार्ट्स, इसके ऑर्गन्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक कोशिका बना देता हूं। देखिए, ये एक कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। मान लीजिए हमारे बॉडी में तो ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिका है, अनगिनत। इतना कोशिका है कि कोई गिन नहीं पाया है आज तक। लेकिन मैं उसमें से एक कोशिका, सिंगल कोशिका को यहाँ पे डाल के रखा हूँ, एक कोशिका को यहाँ पे डाल के रखा हूँ। तो कोशिका जो होता है उसके अंदर बहुत सारा चीज है, हजारों करोड़ों चीज होता है एक कोशिका के अंदर में। तो कोशिका के अंदर में जितना भी चीज होता है, ऑर्गन्स और पार्ट्स होता है, वो एक थैली में बंद रहता है, किसी ना किसी चीज में बंद रहेगा ना। जैसे कि मान के चलिए कि हमको अगर खरीदना है लिट्टी, समोसा, कचरी, गुलगुल्ला, सबको अगर लेके आना होगा तो एक थैली में रखेंगे, एक प्लास्टिक के थैली में। तो एक थैली में लिट्टी, समोसा, गुलगुल्ला ये सब जो हो गया, वो समझ लीजिए कि सेल्स के पार्ट है कोशिका के। और पन्नी क्या हो गया? वो उसका कवर हुआ जिसके अंदर में सारे उसके अंग मौजूद रहते हैं। तो उसी तरह ये समझ लीजिए कि जैसे ये गुब्बारा की तरह है और इसके अंदर में कोशिकाओं के सारे अंग मौजूद होंगे। तो ये जो कोशिकाओं के जिसके अंदर सारे अंग बंद रहते हैं, एक पेटी की तरह, गुब्बारे की तरह, बलून्स की तरह जो रहता है, ये इसका नाम है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी मेम्ब्रेन बोला जाएगा तो समझ जाइए कि एक झिल्ली होता है, ये एक झिल्ली टाइप का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि जिसके अंदर कोशिकाओं के सारे अंग मौजूद रहते हैं। इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं हिंदी में, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली इसको कह सकते हैं, या इसको कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली भी इसे कहा जाता है। एक एक चीज के इतना ना नाम होता है, कई बार क्या होता है कि एक ही चीज के कई नाम होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है याद रखना। लेकिन अगर आप समझ लेंगे, 2-3 बार ध्यान दे देंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो क्या हम लोगों ने देखा कि कोशिका के सारे अंग जिस चीज के अंदर बंद होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। या प्लाज्मा झिल्ली कहिए, या कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं। झिल्ला लिखा गया, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसी के अंदर कोशिकाओं के सारे अंग बंद रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं कुछ जीव में, जिसको क्या होता है कि बहुत ज्यादा सुरक्षा का जरूरत होता है। वो चल फिर नहीं सकता, इधर उधर नहीं घूम सकता, एक ही जगह पे रहता है। पानी बरस रहा है तो उसके बॉडी पे गिर रहा है, धूप आ रहा है तो उसके बॉडी पे, कोई आके उसको लात मार रहा है, कोई आके उसको कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई उसको आके फैंट मार रहा है, लेकिन उसको एक ही जगह पे रहना पड़ता है। बताइए क्या? वो है प्लांट, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा अपना जगह थोड़े ना बदलता है, पेड़ पौधा एक ही जगह पे स्थिर रहता है। तो पेड़ पौधा के कोशिकाओं को अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि अगर कुछ लिक्विड खरीदना होता है पन्नी में, तो क्या करता है दुकानदार कि आपको डबल या ट्रिपल पॉलीथीन लगा देता है कि ये सुरक्षित ढंग से जाए। एक पॉलीथीन रहता है, ऊपर से एक और ले लेता है। अगर आप मछली खरीदते हैं मार्केट में तो वो गिर ना जाए इसके लिए वो डबल पॉलीथीन लगा देता है। अगर हम नहीं भी वो लगाता है तो हम उसको कहते हैं कि भैया डबल कर दो, पॉलीथीन डबल कर दो। क्यों कहते हैं? ताकि अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो उसी तरह से पेड़ पौधों के जो कोशिकाएं होते हैं, प्लांट सेल्स, उसको अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि उसको धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात अधिक की जरूरत पड़ती है। अब बिना मतलब का लोग उसको परेशान करते रहते हैं, है ना। जो भी आदमी जाएगा और पेड़ में दिल बना देगा, पेड़ में दिल बना देगा काट कूट के चाकू से, और उसमें अपना नाम लिख देगा। जाएगा पेड़ में, फोन से बात कर रहा है, सामने पेड़ पड़ा हुआ है और पेड़ पे लात मार रहा है, फैंट मार रहा है। कुछ जानवर तो क्या करता है, पेड़ में जाकर के और हैसो रगड़ लेने लगेगा, पेड़ से क्या करेगा? रगड़ लेने लगेगा। तो पेड़ पौधों के कोशिकाओं को अधिक सुरक्षा होती है। तो इसको क्या किया भगवान ने? इसके लिए एक उपाय लगा दिया कि इसको डबल पॉलीथीन दे दिया, ताकि इसके अंदर कोशिकाओं के अंग जो इसके अंदर है वो ज्यादा उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो इसके अंदर एक और है सो क्या कर दिया गया, इस कोशिकाओं के ऊपर से एक और लेयर लगा दिया गया इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि इसको अधिक सुरक्षा इसको मिल सके। इसके लिए एक लेयर है सो कोशिकाओं के ऊपर से लगा दिया गया। और ये लेयर किसमें रहता है? पेड़ पौधा में। ये लेयर किसमें रहता है? पेड़ पौधा की कोशिकाओं में, यानी पादप कोशिकाओं में। ये लेयर सिर्फ पादप कोशिकाओं में रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधा के कोशिकाओं को अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है।
तो इसका नाम है, ये क्या लगा दिया समझिए, दीवार बना दिया गया, दीवार बना दिया गया। गॉड ने इस कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली तो होता ही है प्लांट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है प्लांट में, जिसके अंदर कोशिका की सारे अंगे होती है, लेकिन वो फूट फाट न जाए, अधिक सुरक्षा के लिए गॉड ने क्या किया कुदरत ने कि उसके चारों ओर एक दीवार बना दिया, वाल बना दिया। ठीक है, तो और क्या ये पूरा क्या है, कोशिका है, तो ये कोशिका का दीवार हो गया। तो इसका नाम सेल का क्या हो गया, दीवार। तो इसका नाम भी याद रहेगा, इसका नाम हो गया सेल वॉल। इसका नाम हो गया सेल वॉल। इसका नाम क्या हो गया, सेल वॉल, यानी हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। हिंदी में इसे कहेंगे कोशिका भित्ति। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सेल एग्जाम में आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि सेल वॉल किस में होता है, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्योंकि प्लांट को के सेल को अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। लेकिन जंतु में, जीव जंतुओं में, जानवरों में क्या होता है कि ये सेल वॉल नहीं होता है। हम लोग इंसान हैं, जीव जंतु जितना भी है, चलने फिरने वाला जानवर, एनिमल सेल, ये सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में। लेकिन जीव जंतु जानवरों की कोशिकाओं में ये सेल वॉल नहीं होता है। क्योंकि भगवान ने हम लोग को तो दे दिया दिमाग, अगर हम धूप में जाते हैं तो छाता लगा लेते हैं, बरसाती लगा लेते हैं, या छांव का उपाय कर लेते हैं। अगर ठंड लग रही है तो कोशिकाओं को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गर्म कपड़ा पहन लेते हैं, जूता मोजा पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं। गॉड ने हमें, कुदरत ने बुद्धि दे दिया है, तो इस तरह से हम अपने सेल्स का बचाव कर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधों तो कहीं एक कदम चल भी नहीं सकता है, वहीं पे खड़ा रह के वो अपना हिलता डुलता रहता है हवा में, अपना बाकी सारे चीज को वो सहता रहता है। प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं होती है, विपदाएं होती है, इसलिए गॉड ने उसकी सुरक्षा के लिए पेड़ पौधा के कोशिकाओं में क्या कर दिया, सेल वॉल लगा दिया, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। तो आपको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत आता है इसमें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए, यानी डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एक अंतर तो आपको यहीं पे मिल गया कि पादप कोशिका में सेल वॉल होता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता, उसमें बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही रहती है, प्लाज्मा झिल्ली तक ही, कोशिका झिल्ली ही रहती है। यह सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इस कोशिका के अंदर। अब इसके ऑर्गन्स को देते हैं, जरा डॉल्फिन की तरह डूब के दिखाइए इसमें, है ना। तो डॉल्फिन की तरह हम लोग इसमें डूबेंगे और कोशिकाओं के अध्ययन को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, तो कोशिकाओं के अंग इसके अंदर में होते हैं, किसके अंदर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो साथ में हम लोग देखेंगे कि कौन सा अंग जंतु कोशिका में भी है और कौन सा अंग पादप कोशिका में भी है। अभी तो एक बात पता चल गया कि सेल वॉल कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होता है, तो दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके अंदर रहता है कौन कौन सा ऑर्गन, तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला अंग मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं एक लेटर लिख रहा हूं, डिटेल्स में मैं बताऊंगा, पहले अभी याद रखिए कि कोशिका के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एम से याद रखिए, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं थोड़ा सा। पहले कौन कौन सा अंग रहता है वो आप समझ लीजिए। एम से क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, आप नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। और इसके अंदर क्या रहता है, एक रहता है गोल्जी एपेरेटस, यानी गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसके अंदर एक अंग क्या रहता है, गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी बॉडी रहता है। इसका क्या काम है, इसकी क्या संरचना है, इसकी क्या खासियत है, वो सारे बातों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसके अंदर रहता है वैक्यूल, इसके अंदर रहता है वैक्यूल, जिसको हिंदी में रसधानी भी कहते हैं। वैक्यूल को हिंदी में रसधानी भी कहते हैं, वैक्यूल को रसधानी भी कहते हैं। और इसके अंदर रहता है, इसके अंदर रहता है सेंट्रोसोम। और सी से क्या याद रखना है, सी से याद रखना है, इसके अंदर रहता है सेंट्रोसोम। कोशिका के ये क्या है, ऑर्गन है, ये है सेंट्रोसोम। सी से याद रखना है सेंट्रोसोम। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक, आप अगर इस तरह से याद रख लेंगे ना तो पूरा सेल आपको समझ में आ जाएगा, ये सिर्फ याद रख लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ सी से सेंट्रोसोम, तो आप अलग से कहीं पे नोट भी कर सकते हैं कि एम का मतलब मैंने क्या बताया, तो माइटोकॉन्ड्रिया बताया, जी का मतलब गोल्जी बॉडी बताया, भी का मतलब वैक्यूल, और सी का मतलब सेंट्रोसोम बताया। तो आप नोट भी कर सकते हैं साथ में कहीं पे। चलिए, तो सी बता दिया सेंट्रोसोम। उसके बाद होता है ईआर, उसके बाद होता है ईआर। ईआर का पूरा नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ई आर से होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर से होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर से हो जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2-3 बार बोलिएगा, दिमाग में आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। बड़ा कठिन नाम है नहीं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद इसमें होता है राइबोसोम। आर से याद रखना है राइबोसोम। इसके अंदर होता है राइबोसोम, इसके अंदर होता है राइबोसोम, इसके अंदर होता है राइबोसोम। इस सेल्स के अंदर क्या रहता है? राइबोसोम। आपको बस एक लेटर याद रखना है कहाँ पे कौन रहता है, उसी हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी याद करा दूंगा आपको। और इसके अंदर होता है लाइसोसोम, और इसके अंदर होता है लाइसोसोम। अगर ये याद रहेगा ना तो इसके डिटेल्स जब हम पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। और इसके अंदर रहता है लाइसोसोम, और इसके अंदर रहता है लाइसोसोम। ये स्ट्रक्चर जैसे हम बनाए हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप भी वैसे बनाइए, आप सबको एक जैसा गोल 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 करके बना सकते हैं। इसके अंदर क्या रहता है? लाइसोसोम। चलिए, अभी बहुत सारा चीज, इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें रहते हैं, है ना, लेकिन अभी पहले इतना को हम लोग देखते हैं। अब याद क्या रखेंगे कि कौन कौन सा नाम लिखे, तो आप अलग से कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। M फॉर क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। G फॉर गोल्जी बॉडी। V फॉर वैक्यूल। C फॉर सेंट्रोसोम। E फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R फॉर राइबोसोम और L फॉर लाइसोसोम। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने नाम बताया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस सीरीज को, इस सिस्टम को, क्रम को कैसे याद रखेंगे। तो इस क्रम को याद रखने के लिए आपको याद रखना है एक लाइन जो मैं बोलने वाला हूं। देखिए, एम से मैंने गोट, बकरी का इंग्लिश क्या होता है? गोट, GOAT, गोट। गोट मीन्स बकरी। तो आपको ये बकरी का इंग्लिश याद रखना है। मैंने गोट को, V से वीडियो, C से कॉल किया। मैंने गोट को वीडियो कॉल किया। मैंने, एम से मैंने गोट को वीडियो कॉल किया। मैंने गोट को, बकरी को वीडियो कॉल किया। यहां तक हो गया, एकदम याद रहेगा। मैंने बकरी को फोन लगाया, यानी मैंने गोट को वीडियो कॉल किया। याद रखिए, मैंने गोट को वीडियो कॉल किया, मैंने गोट को वीडियो कॉल किया, मैंने गोट को वीडियो कॉल किया, ठीक है। तो उधर से बकरी बोली अर्र, उधर से बकरी क्या बोली? अर्र। तो अर्र में ER आ गया, तो R यहां आ गया, ठीक है। तो उधर से बकरी क्या बोली? अर्र, ER आ गया। तो मैंने कहा ले ले ले, मैंने क्या कहा? ले ले ले। तो L से आ गया यहाँ पे लाइसोसोम। याद रहेगा आपको, क्या याद रखना है? मैंने गोट को वीडियो कॉल किया, तो उधर से आवाज आया, बकरी बोली अर्र अर्र, ठीक। और फिर मैंने कहा ले ले, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि इसमें कौन कौन सा सिस्टम है। अगर ये याद रहता है तो अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे